ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन दिखाने का पर्पस था कि आपके बुक में बहुत सारा एग्जांपल दिया है ड्रम का। ड्रम में क्या है, ये मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करता है, जिसके कारण साउंड होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये जो वाइब्रेटिंग किसमें हो रहा है, कहने का सेंस है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तब जाके साउंड क्या क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये लोग रहते हैं। और हमारे पास ये स्कूल का सबसे अच्छा चीज है, जब भी छुट्टी करना हो तो साउंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब है कि साउंड ट्रेवल्स कैसे करता है, साउंड ट्रेवल्स कैसे करता है, तो साउंड ट्रेवल्स करता है वेव के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस मतलब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मेम्ब्रेन रेस्ट में है, इसको क्या कर रहे हैं, के बाद इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वेव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेव में हमारा डिस्टर्बेंस के कारण on the basis of medium there are two types of the wave, electromagnetic wave and the mechanical wave। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, नो मीडियम रिक्वायर्ड। जैसे लाइट, क्या लाइट को कोई मीडियम चाहिए। सेकेंड मैकेनिकल वेव, इसमें हमारा क्या होना है, मीडियम रिक्वायर्ड। क्या होना चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मोमेंट कैसा होता है, पैरेलल। कैसा होता है, पैरेलल, ठीक है। और इसमें हमारा मूवमेंट होता है रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। एंड सेकेंड होता है ट्रांसवर्स वेव। इसमें जो हमारा वेव होता है ये मूव करता है परपेंडिकुलरली। कैसे मूव करता है, परपेंडिकुलरली। तो फिर से देखेंगे, वेव इज अ डिस्टरबेंस, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वेव, electromagnetic wave and the mechanical wave। electromagnetic wave no medium required and the mechanical wave medium required। on the basis of direction longitudinal wave, इसमें हम लोग देखते हैं कैसा डायरेक्शन होता है, पैरेलल, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकेंड है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स ले लीजिए, ह्यूमंस ले लीजिए। ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लैरिंक्स। इसको क्या बोलते हैं, वोकल बॉक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, इसको लैरिंक्स। किससे प्रोड्यूस हो रहा है, लैरिंक्स। अगर मान लीजिए नॉर्मली कि ये आपका सही है, ठीक है, लैरिंक्स, ठीक है, और प्रॉब्लम दूसरी जगह है, जैसे टंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टंग में प्रॉब्लम है तो अगर हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, अगर आवाज क्रिएट यहाँ से होता है, ऐसे बोले, जैसे लैरिंक्स ही खराब है मान लो किसी का, ठीक है, वोकल बॉक्स ही है, तो अगर वो कोशिश करेगा बोलने का लेकिन साउंड ही नहीं क्रिएट हो पाएगा क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, या कुछ भी बोले क्या वाइब्रेट कर रहा है ना, अगर बोले तो ये क्या है, साउंड नहीं जा रहा है, इसको लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन साउंड पास वाले को नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, जहाँ स्पेस में जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है उस टाइप का फील आएगा, ठीक है, बोल रहे हैं सामने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि लैरिंक्स सही है हमारा, ठीक है, और टंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कहने का सेंस है कि आवाज तो क्रिएट हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन किससे के थ्रू होता है, टंग के थ्रू, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा टंग टिल्टेड है, छोटा है किसी कारण से, तो आदमी तोतला हो जाता है ना नॉर्मली। क्या कर रहा है तुम, समझ में नहीं आता है तुमको, तो ये तोतला का आवाज इसके कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, हमारा टंग से, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस में हम लोग बोल सकते हैं लैरिंक्स। कौन सा पार्ट है, लैरिंक्स। लैरिंक्स से साउंड क्रिएट होता है और प्रोनाउंसिएशन किससे करते हैं, टंग से, क्लियर है। सेकंड, अब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का डिफरेंट साउंड्स होता है, तो सब में अलग अलग होता है। ऑर्गन्स जैसे बर्ड्स में सिरिंग्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स में हमारा बटरफ्लाई है, बी है, उसका विंग्स होता है, मस्कीटो समय क्या विंग्स में कान में आके एकदम गाना गाना शुरू कर देता है, अच्छा गाना सुनाता है ना, ये अपने आप को क्लैपिंग करते हैं कान में, ये फटाफट, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग,
वोकल सैक्स, ठीक है। तो ये हो गया साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स। अब होता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपगेट कैसे करता है? तो हम बताए हैं आपको कि सबसे ज्यादा साउंड जो है सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, हमारा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है, जिससे साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो साउंड में अगर मान लो 5000 मीटर पर सेकेंड सॉलिड अप्रॉक्स, ठीक है। लिक्विड में, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में कितना? 5000 मीटर पर सेकेंड और लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्स है, ठीक है। और गैस में कितना होता है? 130 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेनी सीजन में, ठीक है, थंडरिंग और लाइटनिंग में लाइटनिंग पहले क्यों आ जाता है, थंडरिंग बाद में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। साउंड से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ साउंड कितना? 330 मीटर पर सेकंड। तो पहले हमारे पास क्या आता है? फ्लैश लाइट आता है, फिर क्या आता है? आवाज, थंडरिंग आता है। सेम चीज कैमरा में भी होता है। कैमरा में अगर फोटो को क्लिक करते हैं तो पहले क्या होता है? फ्लैश लाइट, फिर क्या होता है? फिर आवाज आता है, साउंड। क्या? स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद हमारा नॉर्मली है कि वेव के बारे में हम लोग देखते हैं वेव का टर्मिनोलॉजी क्या होता है। तो हमारे पास वेव ट्रेवल करता है, साउंड जो ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करता है। किस में करता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग देख रहे हैं कि पैरेलली मूव करता है। कैसे मूव करता है? पैरेलली। इसमें हमारा होता है रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन जहां पे होता है, ठीक है, वहां पे हमारा होता है लो डेंसिटी लो प्रेशर। क्या होता है? लो डेंसिटी लो प्रेशर। याद रखेंगे ये रीजन को हम लोग बोलेंगे, रेयरफैक्शन वाले रीजन को बोलेंगे लो डेंसिटी लो प्रेशर, लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर। और आप बताओ कि कंप्रेशन है या क्या? हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी हाई प्रेशर। तो रेयरफैक्शन कौन सा रीजन है? लो डेंसिटी लो प्रेशर। रेयरफैक्शन जो रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे लो डेंसिटी लो प्रेशर। एंड कंप्रेशन वाला पार्ट कौन सा है? हाई डेंसिटी हाई प्रेशर। क्लियर? अब है ये ट्रांसवर्स वेव है जिसमें हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे हम लोग देखें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, और यहाँ पे हमारा ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ऊपर वाले को क्रेस्ट और नीचे वाले को ट्रफ। अब है कि ये जो क्रेस्ट है इसमें बता दो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? ये पॉइंट होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये होगा ना। यहाँ से देखो ये ऊपर गया, फिर ये क्या है? नीचे की ओर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। याद रखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो गया। इसका भी यूनिट हम लोग ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं ना, मेजर तो मीटर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो ये कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है ना, लगातार। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन या टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बोल सकते हैं? हम दोनों वेव के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं डेफिनेशन कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन या टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव हमारा क्या है? क्रेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्राउ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट भी हम लोग क्या लेते हैं? मीटर। इसमें मेजर कर सकते हैं? मीटर। ठीक है,
एक हमारा हो गया एम्पलीट्यूड, क्या हो गया एम्पलीट्यूड। दूसरा हम देख लिए वेवलेंथ, क्या हो गया वेवलेंथ। Consecutive crest and the consecutive trough and consecutive rarefaction and consecutive compression is called wavelength। wavelength को हम लोग lambda से डिनोट किए, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन to complete one oscillation, क्या बोलेंगे टाइम टेकन to complete one oscillation या टाइम टेकन to complete one vibration या टाइम टेकन to complete one cycle is called time period। It's called time period, ठीक है। टाइम पीरियड को हम लोग यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड, क्या बोल सकते हैं सेकेंड, क्या बोल सकते हैं सेकेंड। तो टाइम टेकन टाइम पीरियड तो बोल सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, और क्या बोल सकते हैं सक्सेसिव कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रेयरफैक्शन में भी जो सक्सेसिव रेयरफैक्शन या कंप्रेशन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, क्या बोल सकते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड, क्या होगा सेकंड। उसके बाद है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर मान लो कि एक सेकंड में ये पूरा साइकिल्स कंप्लीट हो गया, कितना हो गया 1 and 2 हुआ ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल जो आता है उसके रिलेटेड फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम, क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम, नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम। यहां पे लिख देते हैं, टेंशन कर देना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़े हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यही पढ़े ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेव या ऑसिलेशन या साइकिल बाय टाइम। इससे न्यूमेरिकल्स पूछता है, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, क्या होता है फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है टाइम पीरियड। F is inversely proportional to time period, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यूनिट 1/t है तो 1/सेकेंड कर सकते हैं, और इससे क्या लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स, और हमारा ऐसा यूनिट क्या बोल सकते हैं हर्ट्ज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हर्ट्ज बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम पीरियड, एंड द टाइम पीरियड का क्या होता है सेकेंड, और यूनिट क्या बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा हर्ट्ज, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो आता है लाउडनेस, क्या आता है लाउडनेस। तो लाउडनेस जो किस पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे किस पे डिपेंड करता है तो कोई बॉक्स लेते हैं उसमें एम्पलीफायर लगा होता है, ठीक है, एम्पलीफायर से बढ़ाते हैं साउंड, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मान लो कि एम्पलीट्यूड को देखना है, ठीक है, अगर एक नॉर्मल साउंड हम प्रोड्यूस किए यहाँ से, कि अगर आपको दिखाने के लिए अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मली हम ये फिर अब बताओ ये सबसे ज्यादा जंप कहाँ पे किया, सबसे लास्ट वाले पे, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब लाउडनेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लिख सकते हैं कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं, ए स्क्वायर बोल सकते हैं। देखो जितना साउंड पे क्रिएट होता है पिच, क्या होता है पिच क्या होता है
कि नॉर्मली पिच में हमारा क्या होता है, श्रिलनेस और फ्लैटनेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका आवाज कितना सुरीला है, श्रिलनेस है, और किसका कितना फ्लैटनेस है। ठीक है, तो इधर आओ सीधी आओ, इधर चलो एक गाना गाओ, नॉर्मल एक सॉन्ग, एक लाइन गाओ। कोई नहीं हंसना नहीं है। आरंभ है प्रचंड, पूरा एक लाइन गाओ ना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार हो। तो मैं कोई नॉर्मल सा एक लाइन, कोई भी इसी गाने को गा दो। अब देखो ये दोनों की आवाज में डिफरेंस लग रहा है ना, ठीक है। तो इसका आवाज श्रिलनेस में है और इसका आवाज फ्लैटनेस में है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पिच डिपेंड्स कर रहा है दोनों के आवाज को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है श्रिलनेस और फ्लैटनेस। तो जो गर्ल्स होती है उसका क्या होता है, पिच हाई होता है। पिच क्या होता है, हाई। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो, हाई फ्रीक्वेंसी हाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस पर डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है, तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब इससे क्वेश्चन आता है हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। क्लियर है? यस सर। अब है इससे एक और टर्मिनोलॉजी आता है नॉर्मल सा, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अब नॉर्मली अगर ये दोनों साउंड से रिलेटेड देख रहे हैं तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, जो हम लोग सुन पाते हैं उसको ऑडिबल बोलते हैं, और जिसको नहीं सुन पाते उसको इनऑडिबल बोलते हैं। तो ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल रेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, ये होता है ना 1000 हर्ट्ज। ये हमारा ह्यूमन ईयर का ऑडिबल रेंज है। अगर 20 हर्ट्ज से कम का साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। और 20 के हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज के से ज्यादा साउंड अगर प्रोड्यूस होगा अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। जैसे डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, ये सब जो है अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। और वेल हो गया, वेल मछली, ये सब क्या करता है? इंफ्रासोनिक। अर्थक्वेक कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? इंफ्रासोनिक। कौन सा करता है? इंफ्रासोनिक। तो ऑडिबल रेंज में देखेंगे ह्यूमन ईयर में 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, और लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, मोर देन 20 के हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक। क्लियर है? ठीक है। अब इसी में आता है नॉइज और म्यूजिक। अभी देखिए प्लीजेंट साउंड, गाना सुनने में सबको अच्छा लगता है, तो प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, एंड द अनवांटेड साउंड या अनप्लीजेंट साउंड को नॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉइज। एक हो गया म्यूजिक, इसको बोलेंगे प्लीजेंट साउंड। क्या बोलेंगे? प्लीजेंट साउंड। और दूसरा है नॉइज। नॉइज क्या होता है? अनवांटेड साउंड, जो सुनने में अच्छा नहीं लगे, अनप्लीजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज। क्या बोलते हैं? नॉइज। अब दो वर्ड और हम लोग देखते हैं टर्मिनोलॉजी में। एक देखते हैं रीवाइब्रेशन। क्या होता है? रीवाइब्रेशन। मल्टीपल साउंड। नहीं होता है कि कभी हम लोग जाते हैं हॉल में, जाते हैं तो हॉल में आवाज बहुत ज्यादा गूंजता है ना, उसको बोलते हैं रीवाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। वहां पे एक पिन भी गिरेगा उसको आवाज आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल साउंड वहां पे आता है, उसको बोलते हैं रीवाइब्रेशन। और एक हमारा था इको, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब ऐसे हम किसी का जाते हैं वैली में, मतलब माउंटेन एरियाज में, तो क्या होता है आवाज हम बोलते हैं टकरा के वापस आता है, रिफ्लेक्ट करके आता है हमारे पास, क्या हमारा ही आवाज वापस आता है ना। तो रिपीटिशन भी हो गया, ड्यू टू रिफ्लेक्शन भी हो गया। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। इज कॉल्ड इको।
अब इसमें एक टर्म आता है जो हम लोग के स्पेशल फीचर दिए हैं भगवान, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग में क्या होता है कि कोई भी साउंड हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे कान पे जो है ईयर ड्रम पे 1/10 सेकंड तक रहेगा। कितने तक रहेगा? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। तो इससे एक न्यूमेरिकल, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है जो इको से रिलेटेड है। स्पीड इक्वल टू पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर हम लोग देख रहे हैं, अब जो है माउंटेन एरिया है, यहाँ से कोई जो है ना अब कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो ये जाएगा वेव के फॉर्म में, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये डिस्टेंस क्या हो गया? डी। डिस्टेंस क्या ले लिए? डी। अब गया तो फिर वापस भी आ रहा है ना, सेम डिस्टेंस आएगा ना। कितना डिस्टेंस आ जाएगा? फिर वापस भी कितना आएगा? डी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। टोटल डिस्टेंस 2d। क्लियर? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हम पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया? 2d। अब टाइम कौन सा लेंगे? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। कितना तक रहता है हमारे ईयर में? 1/10 सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड। लिख ले 0.1 सेकेंड। स्पीड कौन लेंगे? तो साउंड का ही स्पीड लेंगे ना, जो हमारे ईयर में क्या होगा? 340, 330, ठीक है, तो 340 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, 340 into 0.1 ये 10 कितना हो गया? 34 इक्वल टू 2d, 2 से 17 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस आपसे अगर कोई पूछे इको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 17.2 भी रहेगा तो वो अप्रॉक्स होता है, ठीक है, अप्रॉक्स 17.2 मीटर और 17 मीटर हमारा क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे न्यूमेरिकल बनता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ठीक है, इसको देखते हैं बना के। स्पीड इक्वल टू क्या पड़ेगा? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो सबको आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं वेवलेंथ में? बताओ डिस्टेंस क्या होता है हमारा? यही होता है ना, वेवलेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। यानी ने वेवलेंथ बाय टाइम। क्लियर है? अब बताओ कि वेवलेंथ into 1/t भी लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब बड़े है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड इक्वल टू 1/टाइम पीरियड बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, और यही स्पीड को वेलोसिटी बोलते हैं ना। ये रिलेशन हो गया, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है साउंड में। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल।